दूल्हा दुल्हन का जादुई जोड़ा। सागरपुर गांव में रहने वाला जीतू एक मांझी था जो गांव के तट पर नाव खेता था, जो श्रद्धालु और सैलानियों को नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया करता था। जीतू जब केवल 10 साल का था तभी उसके माता पिता चल बसे, जिस कारण बेहद कच्ची उम्र में जीतू के कंधों पर घर का भार सवार हो गया। ऐसे में जीतू खुद भूखा रहकर अपनी बहन जूही को भरपेट खिलाता और भट्टियों की तपिश सहकर तो कभी बोरियों की लदनी ढोकर पैसे जोड़ बटोर कर एक नाव खरीदता और मांझी बन गया। आओ आओ श्रद्धालुओं, मेरी नाव में सवार हो जाओ, बैठो मेरी नाव में और चंद पल में पार पहुंच जाओ। आओ आओ आओ। कुछ लोग जीतू की नाव में सवार हो जाते हैं, जिसके बाद जीतू नदी के हिलोरे में नाव खींचता हुआ उन्हें पार पहुंचा देता है। बदले में जीतू को पैसे मिलते हैं, जिसे लेकर ढलते सूरज के संग जीतू नाव को नदी किनारे बांधकर घर लौट आता है। छुटकी, कहाँ है तू? भैया आप आ गए, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। जूही जीतू के सामने खाना परोस देती है, जिसे खाकर जीतू अपनी बहन की बड़ाई करते हुए कहता है, अरे वाह छुटकी, क्या जायकेदार दाल बनाई है और चावल भी एकदम खिले खिले दिख रहे हैं, लग ही नहीं रहे कि कोटे के हैं। अरे भैया अब इतनी बड़ाई मत करो। अरे कैसे न करूं बढ़ाई, मेरी बहन के हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा जो है। छुटकी, जब तू विदा हो जाएगी तो कौन पकाएगा मेरे लिए रोटियां? तब तो अपना हाथ ही जगन्नाथ बनाना पड़ेगा। भैया अपनी बहन के ब्याह का सपना बिसार क्यों नहीं देते? इस घनघोर गरीबी में हमारे घर का चूल्हा जलना ही बड़ी बात है। आज के महंगे दौर में चारों ओर दहेज की होड़ है, कहाँ से आएगा इतना दाम दहेज? जूही, जैसे पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती मेरी बहन, वैसे हर इंसान लोभी नहीं। दुनिया में सभी के अलग अलग किरदार हैं। मेरी बहन दुल्हन भी बनेगी और उसकी डोली भी उठेगी। ऐसे ही समय बीतता है। जीतू पैसे जोड़ने की होड़ में अब रोजाना सुबह होते ही नदी पर पहुंच जाता। एक दिन जब वह नदी के दूसरे पार से नाव मोड़ रहा होता है, तभी उसकी नजर नदी में डूब रहे एक बूढ़े शख्स पर जाती है। अरे ये तो डूब रहे हैं, कुछ कर जीतू। जीतू सरपट से अपनी नाव दौड़ाकर उस डूबते हुए शख्स को नाव में खींच लेता है। काका, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। अरे तुमने मेरी जान बचा ली, वरना ये नदी का उफनता बहाव मुझे डुबो देता। वैसे आप कहाँ जा रहे थे? अरे बस बेटा, अपने बेटे के ब्याह की बात करने बगल के गांव में गया था। जाने समाने को हुआ क्या है, कोई भी रईस हम गरीबों से नाता जोड़ना ही नहीं चाहता। जुमान जी की बातें सुनकर जीतू को अपनी बहन का ख्याल आता है। वैसे काका, आपका बेटा भी कुंवारा है और अब मेरी बहन का भी लगन नहीं हुआ। अरे बेटा, ये शायद ईश्वर का संजोग है जो मेरी भेंट तुमसे हुई। जीतू जुमान जी को अपने घर का पता दे देता है। अगली सुबह जुमान जी अपने बेटे रवि को लेकर जीतू के घर आता है। रवि को पहली ही नजर में जूही जच जाती है और पारिवारिक रजामंदी से शादी पक्की हो जाती है। देखते ही देखते हर दिन बीतता जाता है। जीतू अपनी बहन की शादी की चिंता में घुला जा रहा था। एक दिन वह नाव में सवार सैलानियों को लेकर जा ही रहा था कि उसमें बैठा पुजारी बोल पड़ता है। अरे क्या बात है जीतू माझी, आज तुम्हारा चेहरा मुरझाया क्यों है? अरे क्या बताऊं पुजारी जी, बड़ी मुश्किल से मुझ गरीब भाई की बहन का ब्याह पक्का हुआ है। शादी में सप्ताह भर भी नहीं बचा, बावजूद इसके मैं अब तक एक पाई भी नहीं जोड़ बटोर पाया। अरे जीतू, फिर तो तुझे इच्छा पूर्ति वट वृक्ष के पास जाने की जरूरत है। इच्छा पूर्ति वट वृक्ष, ये क्या है? अरे इस नदी पार से एक जंगल शुरू होता है, जब जिसके अंदर एक बहुत पुराना जादुई पेड़ है, जो गरीबों की जात भांप कर होने वाली दुल्हन और दूल्हे दोनों को आशीर्वाद स्वरूप शादी का जादुई जोड़ा देती है। मगर तुम्हें उस पेड़ में एक लाल रंग की चुनरी चढ़ानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। जीतू पैसे जोड़कर बटोर कर एक लाल रंग की चुनरी खरीद लेता है और अगली सुबह उस जंगल के पेड़ के पास जा पहुंचता है। पूरे जंगल में इस पेड़ पर ही लाल रंग की चुनरियां बंधी हुई हैं। इसका मतलब
यही जादुई इच्छा पूर्ति पेड़ है। जिस पर जीतू उस पेड़ पर चुनरी बांधता है, पेड़ एक तेजोमय सुनहरी चमक से जुगनू की तरह पूरे जंगल में जल उठता है और उसके साथ पेड़ इंसानी अक्ष कायम करके कहता है, कहो मानव, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जादुई पेड़, मेरी बहन की शादी होनी है, मुझ गरीब भाई की मदद करो। ये लो, ये दुल्हा और दुल्हन के जादुई जोड़े हैं। ये दुल्हन के मायके और ससुराल दोनों घरों की हर एक कमी घटी को पूरा करेंगे। जीतू उन जादुई जोड़े को लेकर जुमान जी के घर आकर दूल्हे का जोड़ा देते हुए उसे सारी बात बताकर घर आता है। अरे क्या ये शेरवानी सचमुच जादुई है? तो अपना कमाल दिखाओ। जुमान जी के इतना कहते ही जादुई जोड़ा सोने की शेरवानी में बदलकर अपने भीतर से सोने के सिक्कों की भरमार कर देता है। वहीं दूसरी ओर जीतू के घर में भी कुछ ऐसा ही नजारा था। भैया, ये शादी का जोड़ा तो एकदम जिन्न जैसा, जादू जैसा है। देखिए बाबूजी, ये तो सचमुच में जादुई जोड़ा है। हाँ रवि, अब इस गरीब बाप का घर सजेगा और मेरा बेटा दूल्हा बनेगा। इसे ब्याह का सारा साज-बाज पूरा हो जाएगा। एक तरफ जहां जुमान जी के घर में दूल्हे का जोड़ा अपना कौतुक करतब दिखा रहा था, वहीं दूसरी ओर जीतू के घर में पहुंचा दुल्हन का लहंगा भी ऐसा ही कर रहा था। भैया, ये शादी का जोड़ा तो एकदम जिंदगी जादू जैसा है। एक ही पल में सोने के सांचे में ढलकर सैकड़ों सोने के सिक्के बरसा दिए। हाँ जूही, मैं कहता था ना कि तू दुल्हन भी बनेगी और डोली चढ़कर ससुराल भी जाएगी। मेरे पास दुल्हन का जोड़ा तो आ गया, मगर गहने नहीं है। ऐ मेरे जादुई जोड़े, क्या तुम मुझे दुल्हन को गहने मुहैया करवा सकते हो? जूही के इतना कहते ही उसका लाल लहंगे पर एक सुनहरी उत्कर्ष किरण उजागर होकर अपने अंदर से सोने के बारीक बनावट के गढ़े गहनों की बारिश कर देती है। इतने सारे गहने, तुम्हारा शुक्रिया जादुई जोड़े। जादुई दूल्हा दुल्हन के जोड़े की बदौलत दोनों ही गरीब परिवारों में बढ़ चढ़ कर ब्याह की तैयारियां हो रही थीं। सांझ की बेला बीतते ही दूल्हा दुल्हन जैसे ही अपना जादुई जोड़ा पहनकर शीशे के सामने खड़े होते हैं, तभी सर से लेकर पांव तक वह एक चमक से भर जाते हैं, जिसके साथ दूल्हा दुल्हन का चेहरा गुलाब की भांति चमकने दमकने लगता है। ये मेरी शादी की शेरवानी जुगनू के जैसे चमक कैसे रही है? शायद ये जादुई जोड़े का एक और नया गुण है। शुक्रिया मेरे जादुई जोड़े, मैं जानती हूँ कि मेरे चेहरे का निखार तुम्हारी दैव्य देन है। आज मैं तुम्हारे बदौलत ही दुल्हन बनी हूँ। कुछ ही देर में जुमान जी अपने बेटे की बारात लेकर जीतू के घर आता है, जहाँ पूरे गांव देहात की नजर दूल्हे और उसके जादुई जोड़े पर गड़ी हुई थी। तभी जूही भी दुल्हन का जादुई जोड़ा पहने मंडप में आ जाती है। उस पल दूल्हे दुल्हन की छवि से मंडप मानो ध्रुव तारे की तरह प्रकाशमान हो चुका था। अग्नि के साथ फेरों के साथ रवि और जूही जीवन साथी बन जाते हैं और विदाई की बेला पर जूही अपने भाई के साथ भीतर आकर कहती है, क्या हुआ मेरी बहन, तू भीतर क्यों आई है? भैया, आपने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, अब इस बहन की बारी है। ऐ मेरे जादुई जोड़े, मेरे भाई की झोली सोने से भर दो। जूही के ऐसा कहते ही जादुई जोड़े की शक्ति जागृत हो जाती है और लहंगे के छोर से खूब सारे सोने के सिक्के जीतू की झोली में समा जाते हैं, जिसके बाद जीतू भीगी आंखों के साथ अपनी बहन को विदाई देता है। आज दुल्हन और दूल्हे का जादुई जोड़ा जुमान जी के घर में है, जिससे वह गरीब दुल्हन और दूल्हे की मदद करने में बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ाते हैं। काली गोरी बेटियों पर बहू का अत्याचार। दूरदराज गांव में कमला अपनी गौरी 7 महीने की गर्भवती बहू माया और 6 साल की पोती कीर्ति के साथ रहती थी। कीर्ति के काली होने के कारण माया उससे बहुत नफरत करती थी। स्कूल से आकर जब वो घर में घुस रही थी तो पड़ोसी रमा और उसका पौधा गौरव कहता है, अरे देखो तो, गौरी बहू की काली बेटी जा रही है। माँ तो रसगुल्ले जैसी सफेद है और तू ये काला गुलाब जामुन निकली। दादी, हो सकता है इसकी मम्मी ने इसे हॉस्पिटल में काला कर दिया। हाँ मेरे लाल, वैसे इस काली कलूटन को घर में कोई प्यार नहीं करता। आंटी और गौरव, तू भी, आप दोनों मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मैं काली हूँ तो क्या हुआ? काली लोगों की जिंदगी नहीं होती है क्या? अरे अरे देख, छोटी सी मुर्गी की जुबान बाहर निकल कर आ रही है। अपनी माँ को देखकर कीर्ति कहती है, माँ,
माँ देखो ना, ये लोग मुझे कैसे बोल रहे हैं, मुझे काला बोल रहे हैं। तो क्या करूं, अब काले गोबर जैसी शक्ल लेकर पैदा हुई है तो लोग तो सुनाएंगे ही। ये तो कुछ भी नहीं है, तेरी वजह से मुझे बाहर कितना सुनना पड़ता है जानती भी है। माँ आप भी। इन लोगों के सामने भोली क्या बन रही है? मैं क्या तेरा यहाँ बचाव करने आई हूँ? चुपचाप यहाँ से घर में जा और जाकर सफाई कर। इसकी सगी माँ होकर भी इसकी सगी नहीं है। भगवान ऐसी माँ और काली बेटी किसी को ना दे। काश मेरी खुद की माँ मुझसे बहुत प्यार करती तो वो मेरी साइड लेती। जब अपने ही चुभते हैं तो परायों से क्या शिकायत। मन में ऐसा कहकर कीर्ति घर जाकर पोंछा लगाती है और कहती है, माँ मैंने पोछा लगा दिया है, अब मुझे खाना दे दो। क्या खाना? मैं तो खाना बना नहीं सकती। तू जानती है ना, तेरी दादी ने अपने और मेरे लायक ही बनाया था और हमने खा लिया। और तेरे पापा शहर में काम कर रहे हैं तो बची तू। अब तो अपना गुजारा खुद कर ले। पर माँ मैं छोटी हूँ, मैं खाना कैसे खाऊं? मुझे बनाना नहीं आता। जा सड़क पर भीख मांग। वैसे भी भिखारी जैसी काली शक्ल है, कोई ना कोई तो तुझे पैसे दे ही देगा। अरे मेरी प्यारी पोती आ गई। चल तू बाहर मत जा, ऐसा कर मेरे पैर दबा दे, क्या पता मैं तुझे बदले में कुछ दे दूं। पता नहीं काली सी पोती क्यों आ गई मेरे घर में। बहू तेरे गोरे होने का क्या फायदा जब तूने इसको काली पैदा किया है। माँ जब देखो आपको फायदा नुकसान ही दिखाई देता है। अरे आपने क्या मुझे काजू बादाम खिला दिया था जो गोरी बेटी पैदा होती? वो तो शुक्र है इस बार मेरी माँ ने मुझे सब कुछ भिजवाया है जो मैंने खाया। अब देखना अब की बार गोरा बच्चा होगा। जब देखो चालू हो जाती है। ए कीर्ति चल मेरे पैर दबा। ये सुनकर कीर्ति अपनी दादी के पैर दबाती है, जिसके बदले में वो उसे एक सेब दे देती है। लेकिन उस छोटे बच्चे का एक सेब से क्या ही हो जाता। वो अकेले बैठकर बहुत रोती थी। 1 महीना बाद माया एक गोरी बेटी को जन्म देती है जिसका नाम लवली था। कमला और माया उसे अपनी गोद से बिल्कुल नहीं उतारते थे, उसे बहुत प्यार करते थे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने गोरी और काली बेटी में भेदभाव करने लग गई। वक्त गुजरता है और लवली 16 साल की हो जाती है। जहां उसे बहुत प्यार मिलता है, वहीं अभी भी कीर्ति को काली होने के बावजूद भिन्न भिन्न प्रकार के ताने कसे जाते हैं। उस पर अत्याचार किया जाता था। एक शाम वो अपनी छोटी बहन के साथ ट्यूशन जा रही थी। तभी लवली कहती है, अरे तुझे कितनी बार बोला है मुझसे थोड़ा दूर होकर चला कर। जानती है ना तू कितनी काली है और मैं गोरी। लवली तूने मुझे दूर रहकर चलने को कहा था, अब और कितना दूर हो जाऊं। ये मत भूल कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन तो कुछ भी करेगी। अरे मैं जलील होती हूँ तेरे साथ चलने में। सबकी बहन गोरी और तू काली अमावस का चांद। बस कर लवली। इस तरह से दोनों बहन घर जाती हैं और लवली अपनी माँ से कहती है, माँ आप मुझे इसके साथ ट्यूशन क्यों भेजती हो? आप जानती नहीं हो क्या, मुझे इसके साथ चलने में शर्म आती है। सब मुझे बोलते कि आप इसको कचरे से उठाकर लाई हो, ये मेरी बहन हो ही नहीं सकती। क्या करूं, अब मजबूरी है। तेरे पापा पर जो गई है। कीर्ति तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा कि तू 20 कदम उससे दूर होकर चला कर। अब खड़ी क्या है, जाकर चाय बनाकर ला मेरे लिए। जी माँ। आजा लवली, मैं तेरे लिए बाहर से पिज्जा लाई हूँ, आजा साथ मिलकर खाते हैं। माँ मैं भी खाऊंगी पिज्जा। नहीं, तेरे जैसी काली कलूटी के लिए मेरे पास पिज्जा का एक टुकड़ा भी नहीं है। तभी कीर्ति अपने बाबू चाय बना कर देती है और रोते हुए जंगल के झरने के पास आकर बैठ जाती है और बोलती है, 16 साल बीत गए लेकिन आज भी माँ मुझसे उतनी ही नफरत करती है जितनी पहले करती थी। क्या इस दुनिया में काली सूरत लेकर पैदा होना एक अभिशाप है? क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? मैं भी गोरी होना चाहती हूँ, मुझे भी माँ का प्यार चाहिए। लगता है मेरी किस्मत में बस रोना ही लिखा है। रोती हुई कीर्ति के आंसू उस जादुई झरने में गिर जाते हैं, जिससे वो झरना कहता है, कीर्ति अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक नेक दिल लड़की हो, इसलिए तुम मेरे जादुई झरने के पानी को अपने चेहरे से स्पर्श करो। उसके बाद तो तुम सदैव के लिए गोरी हो जाओगी और तुम्हारे जीवन का अधिकार समाप्त हो जाएगा। ये कहते ही वो आवाज गायब हो जाती है। अरे ये कैसी आवाज थी? क्या सच में ये जादुई झरना है? आजमा ही लेती हूँ। ये बोलकर कीर्ति जैसे ही उस जादुई झरने के पानी से अपने चेहरे को धोती है तो वो तुरंत गोरी हो जाती है
और अपनी शक्ल पानी में देखकर हंसते हुए कहती है, अरे वाह, ये क्या, मैं तो गोरी हो गई। इस झरने ने चमत्कार कर दिया। शुक्रिया जादुई झरने, अब मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करेंगी। कीर्ति खुश होकर जैसे ही अपने घर की ओर बढ़ती है तो जान पहचान वाले सभी लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अल्ला, ये काली कलूटी इतनी गोरी कैसे हो गई? अब तो लगता है इससे शादी ही करनी पड़ेगी। कल तक जो लड़का मुझे काली कलूटी कहता था, आज मुझसे शादी करेगा, ये बात कर रहा है। भाभी बहुत खुश होंगी। कीर्ति को ऐसा गोरा देखकर आसपास के लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और जब वो अपनी माँ, दादी और बहन के सामने जाती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे काली कलूटी, तू इतनी गोरी कैसे हो गई? कौन से पार्लर में गई थी जिसने तुझे गोरा कर दिया? हाँ भाई, तू साबुन के झाग में गिर गई थी जो निकल कर बाहर आई है क्या? मैं भी हैरान हूँ माँ जी, बता गोरी कैसे हो गई तू? माँ, मैं गोरी हो गई। अब तो आप मुझे प्यार करोगी ना? मैं एक झरने के पास गई थी, उस झरने के पानी से जो मैंने अपना मुंह धोया ना, तो मैं गोरी हो गई। बताओ ना, अब तो आप मुझसे नफरत नहीं करोगी, मुझे डांटोगी तो नहीं ना? अच्छा, ऐसा कौन सा पानी है जो इस काली को गोरा कर दिया? अगर मैंने और मेरी बेटी ने अपना मुंह धो लिया तो हम दोनों और भी ज्यादा गोरी हो जाएंगी। पूछ लेती हूँ इससे। हाँ मेरी बच्ची, अब तो तू गोरी हो गई है तो मैं तुझे बहुत प्यार करूंगी। वैसे वो झरना कहाँ था? माँ, जंगल के पास वो झरना था, वहीं। अच्छा लवली बेटा, एक बार हम भी उस झरने को देख लेते हैं। मैं आती हूँ मेरी कीर्ति बच्ची। ऐसा बोलकर माया कीर्ति के माथे पर चूम कर चली जाती है। दोनों माँ बेटी उस जादुई झरने से जैसे ही अपना चेहरा धोती हैं तो काली हो जाती हैं। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को काली देखकर बौखला जाती हैं। माँ, आप तो बहुत काली लग रही हो। पागल, मैं नहीं, तू काली हो गई है। जरा देख अपनी शक्ल। इसका मतलब माँ, इस झरने के पानी से हमारी शक्ल काली हो गई। हाय रब्बा, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, काली हो गई। मैं तो गोरी होने चली थी, ये उल्टा कैसे हो गया? तभी जादुई झरने में से एक आवाज आती है और वो कहती है, जिसके मन में छल, लालच और कपट होता है, उसके साथ मेरा जादुई झरना यही सब करता है। और तुम दोनों माँ बेटी इसी के लायक हो। तुमने उम्र भर कीर्ति को काली होने का ताना कसा है, जबकि वो तुम्हारी सगी बेटी थी। फिर भी अब तुम दोनों भी जिंदगी भर काली होने का एहसास करोगी। ये करनी है तुम्हारी। नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हाँ जादुई झरने, हमें माफ कर दो। मैं अपनी बहन के साथ ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। नहीं, तुम्हारी यही सजा है। अब चली जाओ यहाँ से। इस तरह दोनों माँ बेटी को अपने किए कर्मों की सजा मिल जाती है, जिसके बाद वो कीर्ति को उसके बचपन का प्यार लौटाती हैं और सुधर जाती हैं, पर काले चेहरे के साथ जिंदगी बिताती है। चुड़ैल का भूतिया हीटर। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। आधी रात के समय एक सुनसान सड़क पर एक हीटर जल रहा होता है। तभी उस सड़क से एक आदमी गुजर रहा होता है। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है। इतनी ठंड की वजह से तो मेरी हालत बुरी हो चुकी है। काश कि थोड़ी बहुत गर्माहट मिल जाए। जैसे जैसे कैलाश आगे बढ़ता जाता है, उसकी नजर एक हीटर के ऊपर पड़ती है जो अपने आप जल रहा होता है। अरे वाह, इतनी रात के समय ही हीटर कैसे चल रहा है? लेकिन इसका तो कहीं पर तार भी नहीं है। उसकी गर्माहट को देखकर कैलाश थोड़ी देर उसके पास ही बैठ जाता है, जिसके बाद वह अपने आप से कहता है, अरे वाह, क्या बात है, कितना सुकून मिल रहा है इस गर्माहट के साथ। लेकिन मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आ रही कि बिना तार के ये हीटर चल कैसे रहा है। कहीं ये हीटर ऑटोमेटिक तो नहीं है? कैलाश उस हीटर के आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे उसका तार कहीं भी नजर नहीं आता। जिसके बाद कैलाश के मन में हीटर को लेकर लालच आने लगता है। अरे वाह, एकदम ऑटोमेटिकली हीटर है। अगर इसे घर में ले गया तो बेबी भी खुश हो जाएगी और ठंड से भी छुटकारा मिल जाएगा। कैलाश जैसे ही उस हीटर को उठाने वाला होता है, तभी उसके अंदर से एक बहुत भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अरे चुड़ैल, चुड़ैल, मैंने तुझे नहीं छुआ। मैं तो इस हीटर को उठाने वाला था। ये हीटर मेरा है। अगर कोई मेरे हीटर के सामने आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल कैलाश को मार देती है और वापस से हीटर के अंदर घुस जाती है।
अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोगों को कैलाश की लाश उस रास्ते पर नजर आती है, लेकिन वहां पर हीटर नहीं होता। हे भगवान, जरा देखो तो सही, बेचारे को कितनी बेरहमी से मारा लगता है किसी ने इसको जलाकर मारा है। इसका शरीर देखो किस तरह जल भुन गया है, मारने वाले ने जरा भी रहम नहीं किया। ऐसे ही और भी लोगों की जान जा चुकी है। आखिर ये सब कर कौन रहा है? हमें उस कातिल को ढूंढना होगा, नहीं तो ऐसे पता नहीं और कितने लोग मारे जाएंगे। ऐसे ही गांव में कई बार लोगों की लाश मिल चुकी थी। गांव के किसी भी व्यक्ति को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया है। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। चंद्रपुर के एक छोटे से गांव में एक लड़की थी, सरोजनी नाम की। वो अपनी सास केसरी के साथ रहती थी। सरोजनी बहुत नादान और भोली थी, लेकिन केसरी को अपनी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह अपने बेटे रोहित की शादी एक अमीर घराने में करना चाहती थी, लेकिन केसरी के पति विनोद ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके बेटे की शादी बेचारी गरीब सरोजनी से कर दी। सर्दियों का समय चल रहा था। एक दिन सरोजनी रसोई में बर्तन धोने के बाद हीटर पर हाथ सेकने लगती है। हे भगवान, कितनी ठंड है! इतनी ठंड को इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हाँ, लगा ले ठंड का बहाना, ताकि तुझे हीटर सेकने को मिल जाए। अरे ये हीटर क्या तेरे बाप ने यहाँ पर लाकर रखा है? माँ जी, अभी बर्तन धोकर आई थी, मेरे हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह सुन्न हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर हीटर पर हाथ सेक लूं। अरे अगर इस तरह हीटर जलाती रहेगी तो बिजली का बिल कितना आएगा? तेरे पिताजी यहाँ पर बिजली का बिल भरने नहीं आएंगे। सरोजनी अपनी सास की डांट सुनकर हीटर बंद कर देती है और बाकी के काम करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ केसरी अपने कमरे में अपने मन ही मन सोचने लगती है, मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये ऐसे नहीं मानेगी। अगर इसे मार दूंगी तो मुझे मेरे बेटे के लिए दूसरी बहू लाने में आसानी हो जाएगी। अब इसे मारने का कोई ना कोई तो प्लान सोचना ही होगा। केसरी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे हीटर का ख्याल आता है। क्यों ना मैं अपने हीटर से ही इसको जान से मार दूं। ऐसा सोचकर केसरी हीटर के वायर में छेड़छाड़ कर देती है, जिसके बाद बेचारी सरोजनी रात के समय सारे काम खत्म करने के बाद बर्तन धोने लगती है। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है! एक काम करती हूँ, फटाफट बर्तन धोकर हीटर में हाथ सेक लूंगी, लेकिन माँ जी से छुप कर, कहीं मुझे हीटर के पास जाना होगा। सरोजनी फटाफट बर्तन धोकर हीटर के पास जाती है, जिसके बाद वह जैसे ही स्विच ऑन करती है उसे एक जोरदार झटका लगता है और वह बिजली के करंट से वहीं तड़प तड़प के मर जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज से रोहित भागता हुआ उसके पास आता है और किसी तरह लकड़ी के डंडे से स्विच को ऑफ कर देता है। हे भगवान, ये क्या? सरोजनी को तो सांस ही नहीं आ रही। विनोद सरोजनी की नस पकड़कर चेक करता है, जिसके बाद विनोद अफसोस करते हुए कहता है, बेटा अपने आप को संभालो, सरोजनी अब इस दुनिया में नहीं रही। बिजली के करंट से मौत होने के कारण लोगों को यह एक हादसा लगता है, लेकिन ये साजिश केसरी की थी। इसके बारे में किसी को नहीं पता चलता। रोहित और विनोद दोनों मिलकर सरोजनी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन बेचारी सरोजनी की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह भयानक चुड़ैल बन जाती है। माँ जी ने मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश रची और मुझे जान से मार दिया। अब मैं माँ जी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल रात के समय केसरी के पास जाती है और कहती है, तूने मुझे मार दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल को देखते ही केसरी की हवा टाइट हो जाती है और वह कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। मुझे मारने के बाद तुझे पछतावा हो रहा है? अरे जो तूने मेरे साथ किया अब मैं तेरे साथ करूंगी। सरोजनी की चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और वह उसका गला घोंटकर मार देती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल की आत्मा हीटर में घुस जाती है और वह हीटर लोगों की जान का कारण बन जाता है। वो एक बहुत भयानक चुड़ैल है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उसे गांव में बुलाना होगा। तांत्रिक बाबा, हमारी मदद करो, पता नहीं कौन है जो लोगों को मारता जा रहा है। आप हमारी आखिरी उम्मीद हो। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके पता लगाता है। तो तांत्रिक बाबा, इंतजार किस बात का है? आप हमारी मदद करो और उस चुड़ैल को यहाँ से बुलाओ और उससे हमारा पीछा छुड़वाओ। तांत्रिक गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह गांव पहुंचकर अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता है और एक मंत्र का जाप करता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। तांत्रिक के मंत्रों के द्वारा उसके सामने चुड़ैल का हीटर प्रकट होता है, जिसके अंदर से चुड़ैल निकल कर आती है।
क्यों तांत्रिक, तूने इन लोगों की मदद क्यों कर रहा है? अगर तू इनकी मदद करेगा तो मैं तुझे भी मार दूंगी। चुड़ैल, तू अपनी मौत का बदला तो ले चुकी है, अब इन लोगों का पीछा छोड़ और यहाँ से चली जा। तांत्रिक, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तुझे जो करना है तू कर ले। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वह चुड़ैल और उसके हीटर के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। उस दिन के बाद से गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।